मेरे नीट के नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ हमारा 267 नंबर का वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एजर्शन दिया है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर आप रीजन पढ़ोगे। रीजन है कि ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। तो देखिए ग्रेफाइट में आपने पढ़ा है हेक्सागोनल रिंग होती हैं। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है वो डीलोकलाइज्ड है। उस 4th इलेक्ट्रॉन के कारण तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब पहला पॉइंट एजर्शन तो सही है। लेकिन इसमें दिया है एक कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ा है, ये गलत है। तो आपको क्या लिखना होगा? एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है एजर्शन है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आपको देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। और आपने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये ट्रू है। अब इसका रीजन देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड द आयंस टुगेदर इन ए लैटिस। रीजन ये दिया है कि लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से बना है। एक मॉलिक्यूल का क्लोराइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल के सोडियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोराइड आयन तीसरे मॉलिक्यूल के सोडियम आयन को अट्रैक्ट करता है। इससे आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसका मतलब एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या ऑप्शन लेंगे? एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि आपके क्वेश्चंस में ए ऑप्शन में लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है एजर्शन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेज विद टेम्परेचर। तो ये तो सही है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रीजन दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन फॉरवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन से, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो एजर्शन तो ट्रू है और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स किसी मेटल पर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली मेटल पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइट की पार्टिकल नेचर बताता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। इसका मतलब एजर्शन ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये गलत है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट लाइट में आ रहे हैं और वो कितने फोटोन उस मेटल से टकरा रहे हैं। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी करंट तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आपने पढ़ा होगा कि एच न्यू फोटोन का
एच न्यू एनर्जी वाला फोटोन जब मेटल से टकराता है, इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट मेटल में से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में खर्च होता है, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनता है। अब फ्रीक्वेंसी यदि हम अब काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी को इधर ले लो और एच न्यू माइनस W0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि W0 इधर आके एच न्यू माइनस W0 होगा। हाफ mv² क्या होगा? एच न्यू माइनस W0। W0 तो वर्क फंक्शन है जो निश्चित है। अगर आपने इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी कम की तो न्यू कम करोगे तो एच न्यू कम होगा। एच न्यू कम होगा तो वर्क फंक्शन तो निश्चित है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी कम करते जाएंगे, एक फ्रिक्वेंसी ऐसे आएगी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो, उस समय जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और न्यू नॉट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट इज इक्वल टू W नॉट, यानी वर्क फंक्शन इसके बराबर होगा। तो इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में कि W नॉट वर्क फंक्शन है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। अगर आपको W नॉट दिया होगा तो न्यू नॉट निकाल सकते हो, और अगर W नॉट दे रखा है, फोटोन की लाइट एनर्जी दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और जो करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यानी जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटोन मेटल से टकराएंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, करंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एजर्शन तो आपका हो गया ट्रू, लेकिन रीजन फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मान लो आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट ली और इंटेंसिटी भले ही कितनी ही कर दो, तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ही नहीं। फोटोन इलेक्ट्रॉन को तभी निकालेगा जब मिनिमम फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाए। तो इस तरह से आज हमने आपको कुछ एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस करना बताया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फीडबैक ज़रूर देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।